हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल एजे स्टडीज़ पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। पिछली वीडियो में हमने एसिड बेस एंड साल्ट का इंट्रोडक्शन लिया था कि एसिड बेस साल्ट क्या होते हैं, उनकी साल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो पहली बात तो हम पढ़ चुके हैं, एसिड क्या होती है। वे केमिकल कंपाउंड होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बेस क्या होते हैं जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद आती है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या कि केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स। फर्स्ट पढ़ना हमने कि मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। मेटल्स के साथ मेटल हो गया जैसे आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, बहुत सारे मेटल हैं। उनके साथ एसिड और बेस का क्या बिहेवियर है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी मेटल के साथ कोई भी एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा H2 गैस रिलीज करते हैं। हमेशा हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। कब? जब मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो कैसे रिएक्ट करते हैं देखो, मान लिया जिंक है मेटल, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या होगा, एसिड तो हमेशा H पॉजिटिव आयन देने वाली है। जिंक क्या करता है, जिंक एक मेटल है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन देने में, लूज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। इसकी पॉजिटिव 2 स्टेट स्टेबल होती है, तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज़ कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, H पॉजिटिव आयन। 2 H पॉजिटिव आयन, मान लिया एसिड के 2 मोल थे, 2 मोलिक्यूल थे, उनमें से क्या बन गए, 2 H पॉजिटिव आयन आए। और 2 H पॉजिटिव आयन ने क्या किया, जो जिंक द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए गए थे 2, उनको क्या कर लिया, एक्सेप्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो अब बाकी बच क्या गया यहाँ पे, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बचा है, Cl नेगेटिव। तो ये दोनों के जुड़ के क्या बनाते हैं, साल्ट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से ऐसे इनको कर सकते हैं। केमिस्ट्री में रटने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, हमें उन्हें उससे समझना होता है अच्छी तरह। आगे भी 11th-12th में बहुत सारी रिएक्शन आने वाली है ऑर्गेनिक की भी, अगर आप ऐसे रटोगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरी जैसे मैग्नीज़ ले लिया मैंने, मैग्नीज़ के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा दी तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 H पॉजिटिव आयन दे देगी। मैग्नीज भी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, +2 स्टेट में आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस हाइड्रो H पॉजिटिव आयन क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, गैस बना लेंगे। और जबकि यहाँ पर क्या बच गया, Mg2 पॉजिटिव, यहाँ पर बन गया SO4 नेगेटिव सल्फेट आयन जिसे कहते हैं। ये दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे हम रिएक्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार एक रिएक्शन दे रखी है बेस की भी, NaOH के साथ प्लस जिंक। NCERT में दे रखी है, तो याद रखनी है कि जिंक के साथ जब भी कोई बेस रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलनी ही निकलनी है। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ क्या बनती है, Na2ZnO2 जिसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। तो एसिड वाला तो मामला बहुत आसान था, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, परंतु ये रिएक्शन आपको याद रखनी ही पड़ेगी। इसका मैकेनिज्म भी कॉम्प्लेक्स सा है, तो आपको ये रिएक्शन ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। केवल एक ही दे रखी है बेस के साथ जिंक की, तो क्या बनता है, ये O2 है, Na2ZnO2 जिसे कहते हैं हम सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये बात खत्म होती है मेटल्स की। अब बात आती है दूसरा, ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब मान लिया मैंने ले लिया मैग्नीज का मैंने कार्बोनेट बनाना है, तो क्या बनेगा, MgCO3, क्योंकि कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, -2।
-2 और मैग्नीशियम कितना होता है +2, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgCO3। जब इसकी रिएक्शन हम एसिड करवाओगे तो हमें याद रखना है, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो वो रिएक्ट करता है एसिड या बेस के साथ, तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले तो CO2 गैस निकाल दो, वाटर बना दो। CO2 गैस कैसे आई, देखो कार्बोनेट में से क्या निकल गई, CO3 में से CO2 गैस निकल गई, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बची थी, एसिड से 2 हाइड्रोजन आए, उन 2 हाइड्रोजनों ने ऑक्सीजन का जुड़ के क्या बना लिया, वाटर बना लिया। अब जो बाकी बच गया है उसको जोड़ के साल्ट बना दीजिए। तो एक साथ में यहाँ किसकी फॉर्मेशन होनी है, साल्ट की। जैसे हम इसके केस में देखते हैं, देखो MgCO3 + HCl, यहाँ से क्या निकल गई, CO2 गैस निकल गई कार्बोनेट से, प्लस अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बची, तीनों में थे, यहाँ एसिड क्या देंगी, हाइड्रोजन देगी, यहाँ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस 2 एसिड के मोलिक्यूल से निकलेंगी और एक ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लेंगी, वाटर बना लेंगी। बचा क्या, Mg+2, यहाँ क्या बचा, Cl नेगेटिव जुड़ के क्या बना लेंगे, MgCl2 साल्ट बना लेंगे। तो इस तरह MgCl2 साल्ट बनेगा प्लस CO2 गैस प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये बेसिक रिएक्शन ही याद रखना है कि हमेशा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड बेस की रिएक्शन के साथ हमेशा वाटर निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी, साल्ट बनना है। जैसे अगर मैं ले लूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने H2SO4, तो क्या होगा, यहाँ से वही CO2 गैस निकलनी है, फिर से यहाँ वही वाटर निकलेगा, बस बच जाएगा कि यहाँ पे Na+ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, सल्फेट आयन बचेगा, ये जुड़ के क्या बना लेंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेंगे साल्ट। तो इस तरह रिएक्ट करते हैं एसिड या बेस किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसके बाद आती है हमारी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तीसरी रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी में तीसरी बात आती है एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये बात हम पढ़ भी चुके हैं, जब एसिड और बेस एक दूसरे रिएक्ट करते हैं तो एसिड क्या देता है, H+ आयन, इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। अब बात साल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, H+ आयन देगा, OH- आयन देगा, तो हम ये बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, और जो बाकी एसिड और बेस में से जो बाकी बचा था H+ आयन, OH- आयन निकालने के बाद वो मिलकर बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं। हमने वहाँ पिछली वीडियो में NaCl बनाना भी सीखा था, कैसे बनती है, जब HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड NaOH जो बेस है, दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या बनता है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ NaCl। और उस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी होता है, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो 2 नंबर में आता भी क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव इट्स वन एग्जांपल। तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन लिखोगे, जब एसिड और बेस एक दूसरे रिएक्ट करते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट की और वाटर की। एग्जांपल क्या दे दोगे, सिंपलेस्ट एग्जांपल यही है, NaOH + HCl गिव राइज टू NaCl + H2O। फोर्थ आती हमारी बात कि जो एसिड है वो मेटेलिक ऑक्साइड की तरह क्या बिहेवियर शो करती है, मेटल ऑक्साइड के साथ कैसी रिएक्शन शो करती है। तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। जब हमने एक एसिड की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवाई तो हमें क्या किसकी फॉर्मेशन हुई, साल्ट की प्लस वाटर। तो ये सोचा गया कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती जब भी साल्ट और वाटर बन रहा था, इसका मतलब तो मेटेलिक ऑक्साइड कहीं ना कहीं बेस की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड और बेस, तभी तो उनके साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो इसके एक NCERT में एग्जांपल भी दे रखा है। अगर मान लिया मैंने ये HCl का सोल्यूशन ले रखा है और CuO डेट इज़ क्यूप्रिक ऑक्साइड, एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड होता है जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वाली से क्या कंपाउंड बनेगा, Cu2O। और यहाँ पर क्यूप्रिक में क्या है, कॉपर की +2 स्टेट है, तो यहाँ पर बनेगा CuO।
तो हम क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करें, क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, एनसीईआरटी में दे रखा है, और इसका कलर होता है ब्राउन। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड मैंने इस HCl के सॉल्यूशन में डाला तो क्या मिला, इस सॉल्यूशन का जो रंग था, कलर था, वो HCl जैसा था। पहले HCl जिस कलर की होती है वैसे ट्रांसपेरेंट ही होती है, तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, ब्लू ग्रीन में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। और ब्लू ग्रीन क्यों हुआ था? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CuCl2, दिस साल्ट की फॉर्मेशन की वजह से, इस साल्ट की फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, ब्लू ग्रीन कलर हो गया था इस सॉल्यूशन का। तो कैसे हुआ देखो, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने करवाई HCl के साथ तो किसकी फॉर्मेशन होगी, पहले बताई थी, ये एसिड है, ये बेस है, तो हमेशा क्या बनेगा, इनकी रिएक्शन से वाटर बनने वाला है, फिर साल्ट बनेगा। यहाँ पे क्या बचा है, कॉपर, यहाँ पे बची है Cl, तो ये CuCl2 बना लेंगे। और CuCl2 का कलर ही क्या आता है, ब्लू ग्रीन होता है। इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर भी क्या होता है, ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे पता चलता है हमें जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर ही शो करते हैं। दूसरा, उसी प्रकार जो बेस हैं उनकी रिएक्शन पढ़नी है हमें किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। बेस की रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी बताई थी किस तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह। तो ये भी इनकी रिएक्शन से भी क्या बनने वाला है, वही साल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसका एग्जांपल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, CaOH twice, that is known as slaked lime। बहुत रिएक्शन पढ़ी थी, और ये रिएक्शन तो हम पढ़ के भी आए थे। जब इसकी रिएक्शन CO2 से करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन थी, कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, मार्बल का, लाइमस्टोन का, लाइमस्टोन और चौक का, तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, साल्ट है। ये बना कैसे, जब इसकी रिएक्शन हम किससे की, स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन किससे की, CO2 गैस से। ये क्या था, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड क्या था, बेस था। और ये CO2 क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर। तो ये एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है सिंपली, उससे क्या बना है, साल्ट बना है, प्लस में वाटर बना है। तो इस तरह पता चलता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वे भी किसकी तरह बिहेव करते हैं ना, ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर वे शो करते हैं। तो ये 5 ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी हमें किसकी, एसिड बेस की। एक आगे ये भी दे रखा है कि जब एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, तो हमेशा H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, प्लस में Cl नेगेटिव या जो भी इनके साथ बनने वाला है, डेट इज़ कॉन्जुगेट। अगर एसिड है तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, जो पहले वीडियो में बताया जा चुका है। उसी प्रकार अगर बेस है उसे को मैं वाटर में डालता हूँ तो भी डिसोशिएट हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन प्लस कॉन्जुगेट एसिड। बेस से मिलती है कॉन्जुगेट एसिड, जबकि एसिड से मिलता है कॉन्जुगेट बेस। तो ये याद रखना है। और वाटर में भी जो H पॉजिटिव आयन है वो इतनी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव। इसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखना है, ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। H पॉजिटिव आयन फ्रीली नहीं पाया जाता है। एसिड का जो सोल्यूशन है उसमें वो H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे मैंने HCl ले ली, उसको अगर मैंने वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन मिलेगा, प्लस में Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। उसी प्रकार KOH क्या है, एक बेस है,
उसको मैंने वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, के पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे के पॉजिटिव क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। अब बात आती है इन दोनों, हाँ अब बात आती है किसकी, डाइल्यूशन की। व्हाट इज़ डाइल्यूशन? तो डाइल्यूशन क्या होता है, जब भी हम किसी एसिड और बेस में वाटर ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइल्यूशन। दो टर्म पड़ी होगी, एक दो टर्म होती है, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसनट्रेट होता है। कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट है वो बहुत ही कम मात्रा में हो। कम में क्यों हो गया कि हमने सॉल्वेंट उसमें बढ़ाते चले गए, जितना सॉल्वेंट बढ़ाते चले जाएंगे तो उतना ही सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता चला जाता है। मतलब उसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन डिक्रीज होती चली जाती है। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा क्या करती है, इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, या तो सॉल्वेंट को हम डिक्रीज कर देते हैं, सॉल्वेंट को डिक्रीज कर देंगे तो सॉल्यूट की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। अगर सॉल्वेंट की मात्रा को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। तो अब यहाँ पर हम डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या करें, डाइल्यूशन नाम से पता चल रहा है डाइल्यूट करना। डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब एसिड और बेस का जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था, जो लैब में पाई जाती है बोतल्स में, वो कहती होती है, कैसी होती है, कंसनट्रेटेड होती है। उसमें 90 कुछ नहीं, उसमें वो कंसनट्रेटेड होती है। तो कंसनट्रेटेड होती है, उसमें हम वाटर ऐड करके उसे क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइल्यूशन। पर डाइल्यूशन हम सीधा नहीं कर सकते कि एसिड में ही अगर मैंने, ये एसिड थी, इसमें सीधा अगर मैं वाटर डालने लग गया तो वो प्रोसेस बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और इतनी एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इतनी हीट प्रोड्यूस करती है होती है इस रिएक्शन में कि जो बीकर है ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम सीधा एसिड में ही वाटर को ऐड नहीं करते हैं, सीधा एसिड में अगर वाटर को ऐड करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। और उस एनर्जी को रिलीज़ होने के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि ये बीकर भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम इसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, हम पहले ही वाटर ले लेते हैं और वाटर में हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं। कैसे, ड्रॉप वाइज, एक एक ड्रॉप करके हम उसमें एसिड डालते हैं और उसके साथ साथ स्टायर भी करते रहते हैं, घोलते भी रहते हैं उसमें विद द हेल्प ऑफ अ स्टायरर। तो हम स्टायरर से उसे क्या करते रहते हैं, स्टायर करते रहते हैं और एक ड्रॉप वाइट डालते हैं। उसके कारण क्या होगा, हीट बहुत कम रिलीज़ होगी। एक ही साथ बहुत सारी हीट रिलीज़ हो, एक धीरे धीरे बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हीट रिलीज़ हो रही है तो आसानी से इन्वायरमेंट में वो जा सकती है। इसके कारण हमारा बीकर भी टूटने से बच जाएगा। तो हम इसका उल्टा करते हैं, पहले वाटर में एसिड का एडिशन करते हैं, ना कि सीधा एसिड में ही वाटर डाल दें। तो इस प्रोसेस कहते हैं हम डाइल्यूशन की। हम जो सॉल्यूशन है उसकी यूनिट वॉल्यूम में जो सॉल्यूट मतलब HCl की मात्रा थी उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अब देखो, मान लिया पहले ये 500 ml सॉल्यूशन है, इसमें हमने 5 ग्राम HCl डाल रखी है। 5 ml में होगी तो लिक्विड है, 50 ml डाल रखी है। अब मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में 500 ml वाटर डाल दिया तो 1000 ml हो गया। पर एसिड कितनी, अभी 500 ml है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में पहले एसिड कितनी थी, ज़्यादा थी, अब कितनी होगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसे कहते हैं हम डाइल्यूशन की। एक यूनिट वॉल्यूम में जो एसिड की मात्रा है वो कम करना ही डाइल्यूशन होता है। एक यूनिट वॉल्यूम जैसे अब एक यहाँ पे 550 ml है, कितने में, 500 में, तो हम काटेंगे, बन गया 0.1, मतलब 0.1 ml प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 तो नहीं कहेंगे, 500 ml ही कहूँगे। इन 500 ml सॉल्यूशन अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से तो हो जाएगा 10।
इसका मतलब हो जाएगा 10 ml प्रेजेंट है कितने में, 100 ml सोल्यूशन है अगर मेरे पास, तो उसमें केवल 10 ml एसिड प्रेजेंट है। और मैं अगर यहाँ पे निकालूँ तो अब क्या है, केवल 50 ml है कितने सोल्यूशन में, 1000 में, इसकी मल्टीप्लाई में कर दूँ 100 से, तो आता है हमारा कितना, 5 ml। इसका मतलब देखो पहले 100 ml में कितनी थी, 10 थी, अब 100 ही ml में कितनी होगी, 5 ml, 5 ml प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा, 1 यूनिट वॉल्यूम में इस क्या होगी, 1 यूनिट वॉल्यूम 100 मान लो, 1 यूनिट मानने की बात है, 100 में कितनी होगी, 5 से डिक्रीज होगी। इसी को कहते हैं हम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करते कैसे हैं, वाटर के एडिशन से। ओके बाय बाय। आपका ये केमिकल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन होता है ख़त्म। आगे हमने पढ़नी है पीएच और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, कि पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।